अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नई एपिसोड में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेहानी सनान के सामने बैठा होता है और सनान कहता है हमने उनके सरदारों की जानें उनके महल में ली, अब वो एक दूसरे को मार डालेंगे और आखिर में वो सिर्फ हमारा हुक्म मानेंगे। क्या तुम कोई खुशखबरी लाए हो? तो रेहानी कहता है सलाहुद्दीन हर कदम पर छानबीन करने की कोशिश कर रहा है। मैंने उन सिपाहियों के मुर्दा जिस्मों को भी खत्म कर दिया है, लेकिन वो उन सिपाहियों का सुराग लगाने बोरो कबीले गया है। तो सनान कहता है सलाहुद्दीन के पास इल्म है, वो जानता है कि वो अपने इल्म से हमारे सुराग तक पहुंच सकता है, लेकिन हम अंदरूनी इल्म के मालिक हैं। जब वो ये सोच रहा होगा कि वो हमें जाहिर कर देगा, हम उसे मजीद गिरोह से बांध देंगे। इस पर रेहानी कहता है हमारे दुश्मनों का सरदार नूरुद्दीन जंगी, वो नसरुद्दीन को रास्ते से हटाने की कोशिश में है। बज़ाहिर उसे हम पर शक है। जवाबन सन्नान कहता है जो चीज नूरुद्दीन को ऐसा करने से रोक रही है वो नसरुद्दीन के पास मौजूद वो राज है, और वो राज जो भी है वो हर चीज की चाबी है। हमें पहले नसरुद्दीन को इस बात पर कायल करना होगा कि वो इस राज से पर्दा उठा दे, फिर जंगियों की जमीन पर क़यामत बर्पा हो जाएगी। हम उसकी खातून से शुरू करेंगे। ये सुनकर रेहानी कहता है उसके और असमत खातून और कबाइल के दरमियान जंग अभी शुरू नहीं हुई है। जवाबन सन्नान कहता है सबसे खतरनाक चीज प्यार है, क्या असमत खातून के प्यार की उस राग से नूरुद्दीन जंगी भड़क उठेगा? तो रेहानी कहता है हमारे आका आप बेहतर जानते हैं। सनान मजीद कहता है सबसे अच्छी चीज भड़कना है, अगर असमत खातून हमला नहीं करती तो फिर हम नूरुद्दीन जंगी पर हमला कर देंगे। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सुरैया खातून सलाहुद्दीन यूबी के पास आकर कहती हैं मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी, मगर बाबा के हुक्म पर आना पड़ा। मैंने एक बार इंतकाम की तलवार गिराई थी सलाहुद्दीन, अगर अब वो आपके खिलाफ जंग भी करेंगे तो भी मैं आप पर हमला करने के लिए तलवार नहीं उठाऊंगी। तो सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं इस सब के पीछे शशीन का हाथ है, मैं उनको बेनकाब करूंगा और इस दुश्मनी को खत्म करूंगा। तो सुरैया खातून कहती हैं हम उन्हें अक्सर देखा करते थे जब हम फातिमियों के साय में रहते थे, मैं एक ऐसी चीज के बारे में जानती हूँ जो शायद आपकी मदद करेगी। जवाबन सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं आपकी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता, बस आप अपने आप को इस फितने और बुराई से बचाए, मेरे लिए यही बहुत होगा। यह सुनकर सुरैया खातून कहती हैं आपका घोड़ा आपको हर जगह हिफाजत से ले जाए, आपकी सियाह तलवार हमेशा तेज रहे, आपके पंख हमेशा मजबूत हों, अल्लाह आपको हमेशा पर उम्मीद रखे। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन यूबी घोड़े पर सवार होकर वहां से रवाना हो जाते हैं। उधर अस्कलान में हम देखते हैं कि सोफिया ग्रिगोर का जख्म दाग रही होती है, तो ग्रिगोर कहता है ये आग मुझे जला रही है। जवाबन सोफिया कहती है सलाहुद्दीन ने बहुत गहरा जख्म दिया है, इसलिए ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो ग्रिगोर कहता है ये ठीक हो जाएगा जब मैं उसकी जान लूंगा, जबकि सनान चेहरे पर चादर डाले हुए बुलंदी से अस्कलान की जानिब देख रहा होता है। लियोनार्ड ग्रिगोर से कहता है मैदानी जंग में आपने उसे क्यों छोड़ दिया जबकि आप उसे मार सकते थे? ये सुनते साथ ही ग्रिगोर उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है और कहता है क्या तुमने खुद नहीं देखा बेवकूफ आदमी, मैं लड़ने जा रहा था, अगर वो मलून बादशाह ना पहुंचा होता, मेरा दिल इस लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। इसके साथ ही ग्रिगोर की नजर सन्नान पर पड़ती है तो वो उसे देखने लग जाता है, मगर जैसे ही ग्रिगोर के सामने से कोई गुजरता है तो सन्नान पीछे से गायब हो जाता है और ग्रिगोर हैरानगी से खड़ा हो जाता है। उसकी नजरें मुसलसल उसी तरफ टिकी होती हैं। अगले ही मंजर में ग्रिगोर अपने कमरे में दाखिल होता है और जब वो सर उठाकर देखता है तो तख्त पर सन्नान चेहरा ढांपे हुए बैठा होता है। ये देखकर ग्रिगोर चिल्लाते हुए कहता है तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? जवाबन सन्नान उठकर आगे बढ़ते हुए कहता है आसमान के नीचे जमीन के ऊपर हर जगह मेरे कब्जे में है। तो ग्रिगोर गुस्से से कहता है लेकिन तुम्हारे पास मेरी तलवार से बच जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। ये कहते साथ ही वो दोनों तलवारें निकालकर उस पर हमला करता है, मगर सन्नान उसकी दोनों तलवारें पकड़ लेता है। ग्रिगोर फिर से पूछता है तुम कौन हो? यह मंजर देखकर ग्रिगोर मजीद परेशान होता है और पूछता है तुम हो कौन? मगर नाज़रीन, हम देखते हैं कि सन्नान के हाथ पर कोई जख्म नहीं होता और खून का एक कतरा भी नहीं बहता। ये देखकर ग्रिगोर की परेशानी में मजीद इजाफा हो जाता है और सन्नान कहता है मैं जमीन पर कादिर मतलब का साया हूँ। ग्रिगोर पूछता है तुम मुझसे क्या चाहते हो? जवाबन सन्नान कहता है मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो अता करता हूँ, मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारा इंतकाम देने आया हूँ। अगर तुम वो नहीं करते जो मैं कह रहा हूँ तो मुसलमान एक दूसरे के जान के दुश्मन नहीं होंगे और सलाहुद्दीन तुम्हें इस जंग में नीज तो नाबूद कर देगा, तुम अस्कलान भी खो दोगे। ग्रिगोर पूछता है क्या सलाहुद्दीन पीछे हट गया है? जवाबन सन्नान कहता है मैंने मौत को अस्कलान से पीछे भेज दिया है और यह जंगी शहर की तरफ चली गई है, अब तुम भी मेरे साथ उनके शहर पर हमला करोगे। तो ग्रिगोर कहता है मैं ये नहीं कर सकता, अगर मैं शहर पर हमला करने के लिए काफी मजबूत होता तो मैं ये बहुत पहले ही कर चुका होता। सन्नान कहता है हम इसके लिए काफी मजबूत हैं, तुम्हारे सिपाही शहर में मेरे फिदाई की मदद से दाखिल होंगे और शहर को जहन्नुम बना दिया जाएगा। तो ग्रिगोर कहता है मैं इंतकाम के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या होगा अगर बाद में जंगी अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करेंगे? इस पर सन्नान कहता है फिक्र ना करो, तुम वाहिद नहीं होगी जिस पर इसके बाद इल्जाम लगाया जाएगा, कबाइलों पर भी इसका इल्जाम लगाया जाएगा, वो तुम्हारे बारे में सोचेंगे ही नहीं और वो सब एक दूसरे के दुश्मन होंगे। अक्लमंदी से सोचो, सलाहुद्दीन के बारे में ज्यादा ना सोचो, जब दमिश्क आग में जल रहा होगा तब सलाहुद्दीन मेरे हाथ में होगा। उधर विक्टोरिया बादशाह बादन से पूछती है आप ग्रिगोर को कैसे रोक सकते हैं, वो सलाहुद्दीन को मार सकता था। तो बादन कहता है जब मैं वहां पहुंचा तो ग्रिगोर सलाहुद्दीन के घेरे में था और वो किसी जंगली जानवर की तरह जख्मी था, अगर मैं उसे ना रोकता तो सलाहुद्दीन
सलाहुद्दीन उसे मारकर अस्कलान ले जाता। विक्टोरिया कहती है ग्रिगोर ने कोई मंसूबा बनाया होगा और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये आपकी तरह बुज़दिलाना मंसूबा नहीं होगा। यह सुनकर बादशाह बाल्दन गुस्से से खड़ा हो जाता है और विक्टोरिया की जानिब बढ़ते हुए कहता है तुम बेवकूफ हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह विक्टोरिया। तुम सियासत के बारे में कुछ नहीं जानती। जब मुसलमान ही एक दूसरे से नफरत कर रहे हों, जब मुसलमान ही आपस में एक दूसरे की जान के दुश्मन हो, तो खुद लड़ना एक हिमाकत है। जवाबन विक्टोरिया कहती है क्या मैं सियासत के बारे में कुछ नहीं जानती? सियासत तो यह है कि जब हमारे दुश्मन आपस में लड़ रहे हैं तो बजाय इसके कि हम आराम से बैठकर उन्हें आपस में लड़ता हुआ देखें, हमें इस आग को मजीद भड़काना चाहिए। तब आप जानोगे कि असली सियासत क्या होती है। ये कहते साथ ही वो गुस्से में वहां से चली जाती है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी घोड़ों पर सवार पर रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी लम्हे एक तीर उनके सामने आ लगता है जिसकी वजह से वो सब घोड़ों से उतर जाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी आगे बढ़कर तीर का जायजा लेते हैं। फिर एचसिस से कहते हैं तुम यहाँ इंतजार करो। तो एचसिस कहते हैं अब लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, हम आपको अकेले नहीं छोड़ सकते। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं उमर मल्ला हमें अहम मालूमात फराहम करेंगे, मैं उनके पास जाऊंगा, तुम वैसा ही करो जैसा मैंने कहा। उधर जंगल में सन्नान आग लगाए बैठा होता है। इसी लम्हे सलाहुद्दीन अय्यूबी वहां पहुंचते हैं और सन्नान को देखते साथ ही घोड़े से उतर कर उसके पास आते हैं। फिर पूछते हैं उमर मल्ला कहाँ है? उन्होंने कहा था कि वो इस रास्ते पर किसी उलमा के साथ आएंगे। जवाबन सन्नान कहता है तुम इस रास्ते पर किसी उलमा के लिए आए हो, लेकिन तुम्हारा हर रास्ता एक सच की तरफ जाता है जो मैं हूँ। इसके साथ ही उसके आदमी इधर उधर से निकलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को घेर लेते हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी एकदम से कहते हैं अशाशीन। सन्नान उठ खड़ा होता है और मजीद कहता है हम अंदरूनी इल्म के मालिक हैं। जो हमें ढूंढने की कोशिश करता है या हल करने की कोशिश करता है वो हमेशा के लिए खो जाता है। अब से तुम इस पहाड़ों के आका के कैदी हो और मैं तुम्हारी जिंदगी लूंगा और तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा। इधर जंगी महल में मलका सुल्तान से कह रही है आप कई सालों बाद अस्मत खातून से मिले। तो सुल्तान कहते हैं उसका भाई दीवान में मारा गया इसीलिए वो आई। यह सुनकर सुल्ताना कहती है लेकिन उसने आपकी मौजूदगी में आपकी बेइज्जती की। सलाहुद्दीन उनके कबीले गया है, आपको उन्हें इस बेइज्जती की सजा जरूर देनी चाहिए, लेकिन आप आराम से बैठे हैं। जवाबन सुल्तान कहते हैं मलका मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं जाकर अपने भाइयों का खून बहा दूं? तो सुल्ताना कहती है मैं हमारे भाइयों का खून बहाना नहीं चाहती, लेकिन वो इतने सालों बाद यहाँ क्यों आए हैं? अगर उसका कोई और इरादा हुआ तो? जवाबन सुल्तान कहते हैं तुम इस बारे में परेशान ना हो, हम जब की इतनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। मलका सुल्तान की बात को कहीं और ले जाने की कोशिश करती है तो सुल्तान भड़क जाते हैं और कहते हैं मैंने नहीं सोचा क्योंकि उनकी फौज हमारे दरवाजे पर है। मलका आपको भी इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। मलका मैं तुम्हारे वहम की वजह से सांस भी नहीं ले सकता। तो मलका कहती है मुझे आप पर एतबार है, उस औरत के बाद मुझे उम्मीद है कि ये एक बहुतान होगा, वरना हकीकी जंग तो तब छिड़ जाएगी। ये कहते साथ ही मलका गुस्से में वहां से चली जाती है। उधर अस्मत खातून अपने भाई और सरदारान के साथ बैठी होती हैं और कहती हैं नूरुद्दीन जंगी ने हमारे सरदारों को मार दिया और जब तक उनका इंतकाम नहीं लिया जाता हम एक साथ होंगे। फिर करातेगन कहता है मैं इस दुनिया में तलवार उठाकर भटकने का आदी हूँ, सरदार के मनसब की जिम्मेदारी मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए हमारे इत्तेहाद की रहनुमा अस्मत खातून है। ये कहते साथ ही वो अपना खंजर मेज में गाड़ देता है और मजीद कहता है हमारे इत्तेहाद की शुरुआत खून से हो चुकी है, कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता जब तक कि उसका खून ना बहे। उसकी अजीबो गरीब हरकतें देखकर सरदार खौफजदा हो जाते हैं और एक सरदार कहता है अस्मत खातून जैसी नेक औरत के साए में और आप जैसे बहादुर के साथ आगे बढ़ना हमारे लिए शर्फ की बात है। यह सुनकर करातेगन मुस्कुराते हुए कहता है तो फिर खाना खाना शुरू करें जो मैंने अपने हाथों से तैयार किया है। इसके साथ ही वो सब खाना खाने लग जाते हैं। इसलिए मैं एक सिपाही वहां पे आकर कहता है शहजादी विक्टोरिया आई हैं। यह सुनकर अस्मत खातून कहती हैं उसे आने दो। और नाजरीन, इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।